हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ लीड का लेक्चर नंबर 2। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट BEE है उसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में, मैंने इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने BEE का एसी फंडामेंटल पढ़ा था। आज हम लोग एसी फंडामेंटल को ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है, एसी का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स मतलब साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फेज डिफरेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस पे देखिए, इस टॉपिक से आप देखिएगा, मैं जब इस वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको खुद पता चलेगा। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन लीड के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मैं जब कराऊंगा तो आपको खुद दिखेगा, मैं खुद आपको लीड के प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अपकमिंग जो लीड के एग्जाम्स हैं उसमें आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो लेक्चर। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसी फंडामेंटल, और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी। तो देखिए, मतलब हम सीखने जा रहे हैं कि एसी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा साइकिल। साइकिल क्या होता है? जैसे कहा जाए कि एसी के 4 साइकिल, 5 साइकिल, हाफ साइकिल, ऐसे ये साइकिल शब्द होता क्या है। तो देखिए, आपको इतना तो पता है कि पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे कि एसी पैदा कैसे होता है। तो कोई जनरेटर है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, और इसमें एक कॉइल, ठीक, ये कॉइल है। तो जब ये कॉइल घूमता है, ठीक है, ये कॉइल जब इसमें घूमता है जनरेटर के बीच में, तो ये एक चक्कर लगाता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। तो आपको एक कंप्लीट साइकिल, यानी ये पूरा 0 से 360 डिग्री ये घूमता है, तो आपको 0 से 360 का यहाँ पे एक एक ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। एक वेब फॉर्म मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक साइकिल, ठीक है। मतलब ये जो हमको 0 से 360 का जो हमें जो वोल्टेज का जो वेब फॉर्म प्राप्त हो रहा है, जो उसका शेप प्राप्त हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं साइकिल। तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि 0 से 360 डिग्री तक एसी वोल्ट प्राप्त होने वाले एसी वोल्टेज को साइकिल कहते हैं। 0 से 360 डिग्री तक प्राप्त होने वाले एसी वोल्टेज को साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि एक चक्कर कॉइल जितना जब मारता है तो आपको जो वोल्टेज मिलता है या जो करंट मिलता है, देखिए मैंने यहाँ पे केवल भी लिखा हुआ हूँ, ये तो आपको पता ही है कि जो ग्राफ, जैसा ग्राफ वोल्टेज का मिलता है उसी शेप में करंट का भी मिलता है, ठीक है। तो 0 से 360 के दौरान हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो वोल्टेज प्राप्त होता है, जो करंट प्राप्त होता है एसी का, उसे हम लोग साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया। अब ये साइकिल का बस यही डिफिनीशन है, इसके अलावा आपको कुछ जानना नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसे डायग्राम बनाऊँ, मान लीजिए ऐसे डायग्राम बनाया, ऐसे डायग्राम बनाया, तो आपसे पूछा जाए, चलो एक और बना दिया, तो चलिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें एसी के कितने साइकिल हैं। तो आप देखिए, ये एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, 3 साइकिल है, ठीक है। आप इसमें चाहे तो एंगल भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई, ठीक है। आपको पता ही है कि जो ग्राफ होता है जनरली वोल्टेज में और थीटा में, यानी ओमेगा टी में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से 180, 360, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे 720 डिग्री आएगा। लेकिन आप पाई के पदों में लिखें तो रेडियन में लिखेंगे तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक साइकिल, इसको 2 साइकिल, इसको 3 साइकिल, ऐसे बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हाफ साइकिल। ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये नीचे वाला निगेटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये सब टर्म याद रखिएगा साइकिल में। तो साइकिल का जो भी डिफिनीशन है आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको निगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। यानी एक फुल साइकिल जो है 2 हाफ साइकिल से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ। दूसरा आपका जो शब्द है एसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। आवर्तकाल, आवर्तकाल किसे कहते हैं, मतलब एसी के संबंध में आवर्तकाल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं। वैसे तो टाइम पीरियड बहुत सारी चीज़ों में होता है, ठीक है, पेंडुलम में भी होता है, लेकिन एसी के रेस्पेक्ट में टाइम पीरियड क्या होता है। तो मतलब आपके घर में अगर एसी आ रही है, मैं कहूँ कि आप इस एसी का टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड, मान लो मैं कहता हूँ, ठीक है। तो आखिर अब वहाँ पे इस टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, इसको आपको
आपको समझना है। तो देखिए ये टाइम पीरियड होता क्या है। देखिए आपको ये तो पता है ना कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है जनरेटर में, और ये कॉइल जो है, ये जो बीच में कुंडली है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये बताओ इसको एक चक्कर पूरा करने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? समय तो लगना ही लगना है, भले वो समय माइक्रो सेकंड में लगे या सेकंड में लगे या 0.01 सेकंड लगे, जितना भी लगे समय तो लगेगा ना। तो इसको एक चक्कर घूमने में जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और ये बताइए जब ये एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा तो आपको एक साइकिल प्राप्त होता है कि नहीं? बताइए आप कि जब एक चक्कर घूमेगा तो आपको वोल्टेज या करंट का एक साइकिल मिलता है कि नहीं? ठीक है, मिलता है। तो जाहिर सी बात है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, एक साइकिल पूर्ण होने का समय। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एसी सप्लाई के, सप्लाई मतलब वोल्टेज करंट में से कुछ दोनों, ठीक है, तो एसी सप्लाई के एक साइकिल पूर्ण होने का समय, एक चक्र पूर्ण होने का जो समय है उसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बताइए अगर मैं इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको, अभी मैं आपको बता रहा था कि भी और थीटा के पदों में बनता है, ठीक है, लेकिन इसको भी और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम बनाएं तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो समय लिखाएगा, यहाँ पे 0 सेकेंड है, तो यहाँ पे जो समय लिखाएगा ये लिखाएगा कैपिटल टी। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड है। अब दूसरा साइकिल हो यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एसी का 2 साइकिल बनाया, एक साइकिल और दूसरा साइकिल, तो यहाँ अगर टी लिखाएगा तो यहाँ 2t लिखाएगा। अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में बनाए तब, ठीक है, यहाँ t/2 लिखाएगा, मतलब यहाँ पे जो टाइम लिखाएगा ये t/2 लिखाएगा। ठीक, और यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे t/4 लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, मतलब t + t/2, ठीक है, इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, तो t + t/2 जोड़ेंगे तो 3t/2 हो जाएगा, 3t/2, और आधा करेंगे तो 3t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3t/4, यहाँ इस बीच वाले समय को। ठीक है, तो इस तरह से, और यहाँ तो शुरुआत में 0 रहेगा ही, ठीक है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लो एक MCQ बना दिया जाए इसी पर कि बताइए एसी का मान पहली बार मैक्सिमम कब होता है, किस समय पर होता है, तो t/4, क्योंकि आवर्तकाल के चौथाई समय पर मैक्सिमम होगा, और फिर 3t/4 समय पर निगेटिव में मैक्सिमम होगा पहली बार। ठीक है, उसका फिर अगला साइकिल आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आवर्तकाल क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत एक लाइन बस लिख लीजिएगा। ठीक है, कि एसी सप्लाई के एक साइकिल पूर्ण होने का समय टाइम पीरियड कहलाता है। और ये फिगर भी आप बना लीजिएगा, इस फिगर में साइकिल भी दिखा दिया गया है। ठीक है, कि इसको एक साइकिल कहेंगे और एक साइकिल का समय टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ पे टी को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया कि ये टाइम पीरियड है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? तो देखिए फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना कि जो ओमेगा होता है, फार्मूला निकालने के लिए देखो, ये कुंडली जो घूमती है इसके वेलोसिटी को, चूँकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग, इसके वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? तो ओमेगा का फार्मूला होता है, आप सब लोग जानते हैं। देखो कोई भी वेलोसिटी जब निकाला जाता है, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे ओमेगा = θ/2 होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन यानी थीटा, कोण। ठीक है, तो θ/t। तो हम लोग ओमेगा को कैसे निकाल सकते हैं? एक चक्कर का जो कोई अगर एक कुंडली एक चक्कर घूमे तो उसका थीटा कितना होगा, रेडियन में थीटा कितना होगा? 360 होगा, लेकिन रेडियन में कितना होगा? 2π। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2π। ठीक, तो एक चक्कर में ये कोण बनाया 2π, और समय कितना लिया? t, तो समय लिया t, लिया कि नहीं? एक चक्कर का समय ही तो आवर्तकाल कहलाता है t। ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया? दिस इम्प्लाई t = यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया 2π/ω, t = 2π/ω। तो ये आवर्तकाल का फार्मूला हो गया। मतलब अगर कोई सप्लाई है, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे दूं, मैं कहूं कि अगर एक जनरेटर 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे में कुछ भी दे दूं, ठीक है, 100 रेडियन पर सेकेंड या 200 रेडियन पर सेकेंड, इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो आप बताइए कि उसका आवर्तकाल कितना होगा? मतलब जो एसी सप्लाई उत्पन्न करेगा उसका एक साइकिल का समय कितना होगा, यानी आवर्तकाल कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं, केवल आपको ओमेगा पता होना
चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप और इस सूत्र को ध्यान से देखिए और समझिए कि जो हमारे घरों में एसी आता है या कहीं भी आएगा, तो चूंकि हम लोग जनरेटर को तो कांस्टेंट स्पीड से घुमाते हैं, इसका ये नहीं होता है कि कभी तेज कभी धीमा, ये तो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, यानी ओमेगा फिक्स रहता है। और ये 2 पाई तो खुद कांस्टेंट है, यानी हमारे घरों में जो एसी हमको प्राप्त होगा जनरेटर से, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक बार जब आप उसको घुमा देंगे तो एक फिक्स ये नहीं होगा कि अभी उसका टाइम पीरियड है 0.01 सेकेंड और अभी हो गया 0.02 सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा तब होगा जब बार बार स्पीड में फ्लक्चुएशन होता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एक तरह से एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब एक एसी सप्लाई का फिक्स रूप से रहेगा। हाँ, अब जनरेटर आप बदल देंगे, स्पीड बदल देंगे, तब बदलेगा। तो यह बात आपको समझ में आएगी। और मात्रक इसका सेकेंड ही होता है, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसी ग्राफ को अगर आप एंगल के पदों में बनाते हैं, मतलब भी को अगर थीटा या ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखाता है, यहाँ पे लिखाता है पाई, यहाँ पे लिखाता है 2 पाई, ठीक है। और यहाँ लिखाता है पाई/2। चलो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिखाता है 2 पाई, और यहाँ बीच में क्या लिखाएगा, जो 270 डिग्री होता है, तो 2 पाई और पाई को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 3 पाई/2, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए आपसे एक एमसीक्यू बना दिया गया कि बताइए एसी वोल्टेज या करंट का मैक्सिमम मान किस किस समय पर और किस कोण पर प्राप्त होता है। तो देखिए समय रहेगा T/4, ठीक है। पहली बार जो मैक्सिमम होता है वो T/4, और पहली बार जो एंगल जिस पे मैक्सिमम होता है, एंगल माने क्या, ये कुंडली कितना डिग्री घूमी है तो ये मैक्सिमम मिला है, तो एंगल रहेगा तो पाई/2 रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ T/4 रहेगा और यहाँ पाई/2, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे पहली बार वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पाई/2 मैंने 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ T/4, यहाँ पाई/2। ये छोटी सी बात याद रखिएगा, यहाँ T, यहाँ 2 पाई, देख रहे हैं ना। तो ये कन्फ्यूजन मत करिएगा, ऐसा भी एमसीक्यू एक दो बार आया है, ठीक है, कि ऐसे पूछ देता है कि बताइए किस एसी सप्लाई का मान पहली बार मैक्सिमम किस समय और कोण पर होगा, ठीक है। तो और ऑप्शन में ऐसे दे देगा, एक ऑप्शन देगा ऐसे T/4 पाई/2, ठीक है। एक ऑप्शन में ऐसे दे देगा T/4 2 पाई, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि T/4 यानी आवर्तकाल के चौथाई समय पर और 90 डिग्री पर, ये दोनों पेयर में रहेगा, ठीक है। तो ये और ये इसके साथ मैक्सिमम होगा, या कोई निगेटिव मैक्सिमम पूछ दे तो 3T/4 और 3 पाई/2, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखो यही तो होता है, जब आप चीज़ों को बारीकी से समझ लेंगे ना, तो कैसे भी घुमा के पूछेगा आप उसको कर ले जाएंगे, और नहीं समझ रहेंगे तो कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आपको ये टाइम पीरियड अच्छे से समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड हेडिंग में आप जो परिभाषा बताएं वो लिख के और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखिए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हमारे घरों में 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज का एसी आया हुआ है। तो ये सब क्या होता है, इसको समझना है आपको। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बताइए। जब ये जनरेटर घूमता है, जब ये जनरेटर घूमता है तो एक चक्कर मारेगा तो एक साइकिल, दो चक्कर मारेगा तो दो साइकिल, ये तो बहुत तेज़ घूमता है ना, तो ऐसे अलग अलग साइकिल मिलेगा। तो आपको पता ही है कि आपको 1 सेकेंड में कई साइकिल मिल जाएगा। तो 1 सेकेंड के नंबर ऑफ साइकिल को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसका तो डिफिनीसन बहुत आसान होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यही इसका डिफिनीसन होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में प्राप्त होने वाले एसी के चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसी को आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, ठीक है, ये आप से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप लोग फिजिक्स में एक फार्मूला जानते हैं कि आवृत्ति निकालना होता है तो टाइम पीरियड का इन्वर्स कर देते हैं, यानी 1/टाइम पीरियड कर देंगे तो आवृत्ति आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, तो ये फार्मूला हो गया। और 1/t करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो एफ का फार्मूला क्या आएगा, एफ का फार्मूला आ गया ω/2π, ठीक है, ω/2π, ये एफ का फार्मूला हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है एफ का, तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। वैसे हालांकि इसका यूनिट हर्ट्ज ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्ज। अच्छा, यहाँ से आप देखिए तो एक और फार्मूला आपको मिला, ω = 2πf,
मतलब अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी दे दिया हो किसी एसी सप्लाई का और ओमेगा निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं 2 पाई एफ से। ठीक है, मतलब जैसे हमारे घरों में जो एसी आता है, मैं भी बता दे रहा हूँ, हमारे घरों में जो एसी आता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट। इंडिया के लिए यही होता है। अमेरिका वगैरह में तो 60 हर्ट का होता है, लेकिन इंडिया वगैरह में 50 हर्ट का होता है। तो 50 हर्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में आपको एसी का ऐसा ऐसा 50 साइकिल ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में जो जनरेटर है वो 50 चक्र मार देगा। सोचो कितना तेज घूमता है ये। ठीक है, 1 सेकेंड में आपको ऐसा ऐसा 50 साइकिल में, एसी में बताया हूँ ना कि मान बढ़ता है घटता है, फिर अपोजिट दिशा में बढ़ता है घटता है, ये चीज़ 50 बार होता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट हमारे इंडिया के लिए। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू ओमेगा अपन 2 पाई। और ओमेगा का क्या है, तो 2 पाई एफ। मतलब मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर में 50 हर्ट का एसी आ रहा है, तो बताइए हमारा जनरेटर कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो आप तुरंत 50 में 2 पाई का गुणा करिए, तो ये 50 में 2 पाई का गुणा करेंगे तो 100 पाई हो गया ना, तो आपका ओमेगा हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी आपका जो जनरेटर रहेगा जो घूमता रहेगा वो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड से घूमेगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब सोचिए इतना तेज हमारा जनरेटर घूमता है, यानी 1 सेकेंड में 100 पाई रेडियन का एंगल वो बना देता है। 1 सेकेंड में 100 पाई रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री में आप कन्वर्ट करके समझ सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में इतना एंगल बनाता है 100 पाई। मतलब 1 सेकेंड में आप इसको करेंगे तो कई 100 डिग्री आएगा। समझ रहे हैं ना। कई अब करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये डिग्री में आएगा। डिग्री बनाने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू आप 100 पाई में गुणा करिए 180/पाई से। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देखिए 1800 डिग्री। यानी आपका जनरेटर सोचिए कितना तेज घूम रहा है कि 1 सेकेंड में 1800 डिग्री घूम जाएगा। मतलब कई चक्कर मार देगा। देखिए मतलब लगभग मान के चलिए कि आप मतलब इसमें आप 360 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना चक्कर मारेगा। मतलब सोचो कई चक्कर तो मार ही देगा, 4-5 चक्कर 1 सेकेंड में मार देगा, इतना तेज घूमता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई ना कि जनरेटर किस तरह से, मतलब उसका ओमेगा कैसे निकल सकता है। तो ये आवृत्ति का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इसको कहते हैं। एफ इजिकल टू 1/t और एफ इजिकल टू ओमेगा अपन 2 पाई। और ये फार्मूला याद रखिएगा, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ। इसी में भी आप ये इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब आगे देखिए। अगला है आपका चौथा, वेब फॉर्म। तो वेब फॉर्म तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि जब एसी पैदा होता है तो एसी का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का एक शेप होता है। ठीक, इसी शेप को हम लोग कहते हैं वेब फॉर्म। और ये शेप साइनोसॉइडल हो अगर हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि साइनोसॉइडल होने से ये होता है ना कि मशीनों में किसी तरह का आवाज़ नहीं आएगा, वो बहुत अच्छे से स्मूथली उनका ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इसको साइनोसॉइडल कहते हैं। शुद्ध एसी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जो आइडियल एसी है। हालांकि एसी का ग्राफ जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल हो। ठीक है, अगर ऐसा भी हो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा भी हो तो भी ये एसी है। ठीक, इसको आप कहेंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस तरह के वेब फॉर्म को आप कहेंगे रेक्टेंगुलर वेब फॉर्म। ठीक है, तो ये साइनोसॉइडल वेब फॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेब फॉर्म है। ठीक है, ट्राइंगुलर ऐसा होता है, ट्राइंगुलर वेब फॉर्म। ठीक है, ऐसा हो तो ये ट्राइंगुलर है। और ऐसा हो तो सात टूथ कहलाता है, सात टूथ। ठीक है, ऐसे फिर सीधा नीचे, फिर ऐसे फिर सीधा नीचे। ठीक है, इसको सात टूथ, सा माने होता है आरी। ठीक है, तो आरी के दांते जैसा ये होता है, तो इसको सात टूथ, इसको इस वेब फॉर्म को कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर है, साइनोसॉइडल है और ये ट्राइंगुलर है। ठीक, तो ये भी इसमें तो बस आप ये लिख लीजिएगा कि एसी सप्लाई के वोल्टेज या करंट के ग्राफ के शेप को वेब फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये बना लीजिएगा बस, इसमें तो कुछ है नहीं। अगला देखिए आपका क्या है। देखिए अगला और इसके बाद के जो चार हैं, चार नहीं बल्कि पांच, ठीक है, ये सारे के सारे कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, कौन कौन से वैल्यूज, देखिए एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस। ठीक, यानी इसको हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, ताक्षणिक मान। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ताक्षणिक मान। ठीक, अच्छा, इसी के बाद आता है एसी में, अब मैं सारा एक साथ बताऊंगा। एक होता है आपका पीक वैल्यू, इसको कहते हैं शिखर मान। ठीक, शिखर, जिसको शिखर मान कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक आता है आपका एवरेज वैल्यू। ठीक, एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। ठीक, और एक होता है एसी का आरएमएस वैल्यू। ठीक, आरएमएस वैल्यू, आठवां आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, इसको कहते हैं, इसको हिंदी में इधर से पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। और हिंदी में इसको इधर से पढ़ते हैं वर्ग माध्य मूल, ठीक है। इसका होता है रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में पढ़ते हैं वर्ग माध्य मूल, ठीक है। तो इसका होता है वर्ग माध्य मूल, ये मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो इस तरह से एसी के आपके ताक्षणिक मान होता है, शिखर मान होता है, औसत मान होता है और वर्ग माध्य मूल मान होता है, ठीक है। तो इस तरह से मान होते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये इन चारों के बारे में, चार ही है ये, तो इन चारों के बारे में आपको अब ढंग से पढ़ना है कि ये चारों क्या होते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी ताक्षणिक मान क्या होता है, तो आपको ये तो पता ही है ना कि एसी सप्लाई का जो मान है वो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। अगर मैं एक साइकिल का ग्राफ बनाऊं तो एक साइकिल ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, और इसका मान घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो किसी क्षण, अब भाई आपको पता ही है कि यहाँ पे आप एंगल भी लिख सकते हैं और टाइम भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी क्षण, इस क्षण, इस क्षण, इस क्षण, इस क्षण, आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा, जैसे इस क्षण वोल्टेज का ये मान है या करंट का कोई और मान होगा, ठीक है, इस क्षण वोल्टेज का ये मान है, तो ये वोल्टेज का ताक्षणिक मान कहलाएगा। तो ताक्षणिक मान का फार्मूला क्या होगा, तो ताक्षणिक मान का फार्मूला जो इक्वेशन होता है वही होता है, ठीक है। यानी ताक्षणिक मान स्मॉल भी लिखते हैं इसको, तो स्मॉल भी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ आप टी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, टी का वैल्यू पुट करेंगे जिस क्षण का आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमको पता चल जाए कि जैसे एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय होता है, अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज का एसी है, 50 हर्ट्ज का, तो यहाँ से यहाँ तक का समय आवर्तकाल कितना होगा, इसका इन्वर्स कर दो, ठीक है। 1/50 भाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो आवर्तकाल 1/50 सेकेंड हो जाएगा, तो ये समय है 1/50 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो समय है ये है 1/50 सेकेंड। अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो माने एक साइकिल का समय होगा, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, तो एक चक्र का समय क्या होगा 1/50, ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में 50 चक्र मिल रहा है, तो एक सेकंड में कितना चक्र मिलेगा, तो एक चक्र का समय क्या होगा, एक सेकंड में 50 चक्र, ठीक है। तो एक सेकंड में 50 चक्र है, यानी 50 चक्र एक सेकंड में, तो एक चक्र कितने सेकंड में, 1/50 सेकंड में, तो ये 1/50 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल हो गया। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताओ 1/100 सेकंड के बाद, 1/100 सेकंड के बाद इसका ताक्षणिक मान क्या होगा, 1/100 सेकंड, यानी ये समय 1/50 है, तो यहाँ पे आएगा 1/100 सेकंड, तो 0 आएगा। तो जब आप यहाँ पे 1/100 भरेंगे तो ऑटोमेटिक v बराबर 0 आएगा। आप रख के देख लीजिएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ कैसे आएगा, देखो ओमेगा की जगह पे आपको 2πf रखना पड़ेगा। चलिए एक बार रख के आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये v बराबर हो गया Vm और साइन ओमेगा की जगह पे 2πf और ये हो गया t। तो मैंने अभी कितने समय के बाद आपसे पूछा है, 1/100 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 2π और f के जगह पे f कितना है 50, या 50 हर्ट है, ठीक है। और कितना देर के बाद मैंने पूछा है, मैंने आपसे पूछा है 1/100 सेकेंड के बाद। तो देखिए ये भी 50 दूना 100 हो गया, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो साइन पाई आ जाएगा, तो ये हो गया Vm साइन पाई, ठीक है, यानी साइन 180, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो और साइन 180 का मान आपको बताइए 0 होता है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ताक्षणिक मान क्या होता है। ताक्षणिक मान मैंने जिस समय पर मान लो मैं पूछ दूं कि 1/150 सेकेंड के बाद, अब 1/150 सेकेंड कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, जैसे 1/200 सेकेंड तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/150 सेकेंड जो है कहीं इस बीच में आएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, या कहीं यहाँ पे आएगा। तो अब 1/150 सेकेंड के बाद वैल्यू का मान कितना होगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ टी के जगह पर रख के। तो ताक्षणिक मान आपको समझ में आया ना, किसी क्षण जो मान होता है उसी को हम लोग कहते हैं ताक्षणिक मान। तो ये आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। तो वोल्टेज का ताक्षणिक मान हो गया V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का ताक्षणिक मान हो गया I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को V इज इक्वल टू Vm साइन और ओमेगा की जगह पे 2πft, ये भी लिख सकते हैं। और करंट की जगह पे I इज इक्वल टू Im साइन 2πft, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी हालांकि फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे ओमेगा टी के पास प्लस माइनस करके कुछ एंगल भी लिखा जाता है, तो वो अभी छोड़ दीजिए। अभी आप ये मान के चलिए कि अभी कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो
जैसे जो जो अभी देखो, मैं ज़्यादा आगे का बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब जिस सर्किट में सिर्फ रजिस्टेंस होता है, तो ये उसी के लिए लिखा हुआ चीज़ है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, लेकिन वो आगे की बात है अभी। तो ये समझ में आया ना आपको, तात्कालिक मान क्या होता है, बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और इसका डिफिनेशन क्या होता है, किसी क्षण एसी सप्लाई के मान को तात्कालिक मान कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका कौन सा मान है, पीक वैल्यू यानी शिखर मान। तो शिखर मान तो देखिए बहुत आसान है, शिखर मान है अधिकतम मान, इसी को अधिकतम मान भी कहते हैं, पीक वैल्यू को। तो आपको पता ही है कि एसी सप्लाई जो है वो कभी ना कभी अपना मान अधिकतम करता है, ठीक है। तो ये जो इसका मान है, जैसे एक चक्र का बना रहा हूँ, तो ये जो इसका मान है यही कहलाता है शिखर मान, ठीक है। ये भी का ग्राफ है, तो ये जो भी एम आपको मिल रहा है, और इधर भी, यहाँ भी ये भी शिखर मान है, निगेटिव में मैक्सिमम ही तो है, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप माइनस भी एम, लेकिन ये भी अधिक शिखर मान है, ठीक है। तो एक चक्र में दो शिखर मान होते हैं, एक धनात्मक में एक ऋणात्मक में, माने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मान शिखर मान कहलाता है। तो इसका तो डिफिनीशन बस सिंपल है, आप लिख देंगे कि एसी सप्लाई के अधिकतम मान को, सप्लाई में वोल्टेज करंट दोनों आ जाता है, तो एसी सप्लाई के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। या ओमेगा टी लिखिए, चाहे केवल टी लिखिए, चाहे थीटा लिखिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि शिखर मान क्या होता है, इसी को हम लोग शिखर मान कहते हैं। अच्छा, अब किसी एसी सप्लाई को बोलना हो, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो, सपोज डेट आपके घर में जो एसी सप्लाई आ रही है, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है ना, एक सेकेंड। अब देखिए हमारे घरों में, आप सुने होंगे कि हमारे घरों में 220 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है, ठीक। लेकिन ये बताइए, अगर वो 220 वोल्ट का हो, चाहे जितने वोल्ट का भी हो, उसका ग्राफ तो ऐसा ही ना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घरों में जो एसी आता है उसका जो शिखर मान होता है, मैंने जो अधिकतम मान होता है, वो होता है 311 वोल्ट लगभग में, और निगेटिव में माइनस 311 हो जाएगा, यानी उसका शिखर मान है 311 वोल्ट। तो आप सोचिए कि हम लोग क्यों नहीं 311 बोलते हैं, हम लोग ये क्या बोलते हैं कि 220 वोल्ट। और आप ये भी सोचिए कि अगर हम 220 बोल भी रहे हैं, तो 220 तो किसी एक क्षण होता होगा ना। मान लो कि यहाँ पे इस समय पर 311 हो रहा है, तो इसे थोड़ा पहले यहाँ पे कहीं पे होगा 220 वोल्ट, ये वैल्यू 220 होगा। तो आखिर इसी वैल्यू को हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। किसी क्षण तो इसका मान 0 हो रहा है, किसी क्षण 311 हो रहा है, बीच में हर एक मान 0 से 311 के बीच का हर एक मान इसको प्राप्त हो रहा है, 10, 20, 30, 100, 300, 220 जो भी है, ये सारे मान यहाँ पे हैं, ठीक है। और फिर ये 311 से घट रहा है, 0 हो रहा है, फिर 0 से माइनस 311, और माइनस 311 से फिर 0। तो हम इसको 220 ही क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं हम इसको 240 बोल देते हैं, क्यों नहीं इसको हम 150 वोल्ट बोल देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसको तो हर एक वैल्यू इसके अंदर समाहित है ना, ठीक है। तो ये आपको समझना है, जैसे ये जो मान होता है ये आरएमएस मान होता है, ठीक। तो किसी एसी सप्लाई को प्रदर्शित करने के लिए शिखर मान का यूज नहीं करते हैं, औसत मान का भी यूज नहीं करते, हम लोग आरएमएस मान का यूज करते हैं। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो जो आरएमएस मान निकलेगा ना, वो इसी मान के पदों में निकलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे जैसे आरएमएस मान का फार्मूला होता है कि भी आर एम एस इज इक्वल टू जो शिखर मान होता है ना, उसका √2, उसमें √2 से भाग दे देते हैं। तो आप जब 311 में √2 से भाग देंगे तो आपका 220 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि शिखर मान का महत्व क्या होता है, कि जो भी आपका औसत मान या आरएमएस मान निकलता है वो शिखर मान के ही पदों में निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जब एसी सप्लाई का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि उसका शिखर मान कितना है, और शिखर मान के माध्यम से हम लोग आरएमएस मान या औसत मान निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपका होता है। तो अब अगला देखिए, अगला आपका पहले औसत मान है, एवरेज वैल्यू, ठीक है, तब आएगा आरएमएस वैल्यू। तो मानिए यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए अब ये मैंने एक एसी सप्लाई का एक साइकिल का ग्राफ बनाया, ओमेगा टी यानी थीटा के रेस्पेक्ट में भी का ग्राफ है, ठीक है। ये इसका शिखर मान है पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। तो देखिए औसत मान क्या होता है, अब आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि एसी को दर्शाना हो, हमें बताना हो कि हमारे घर में कितने का एसी आ रहा है, या कोई जनरेटर है वो कितना वोल्ट एसी पैदा कर रहा है। तो इस एसी में तो ये लफड़ा होता है ना कि इसका मान 0 भी है, अधिकतम भी है, फिर 0 है, फिर न्यूनतम अधिकतम है, मतलब निगेटिव में अधिकतम है, फिर 0 है, ठीक है। और हर एक मान को ये प्राप्त कर रहा है। जैसे मान लो 11,000 वोल्ट का एसी है, तो 11,000 वोल्ट हमेशा थोड़े ही होगा, कभी तो वो 0 भी होगा, कभी वो 11,000 भी होगा, कभी 11,000 से अधिक भी होगा। अगर वो उसका आरएमएस मान है 11,000 तो उससे अधिक भी होगा, ठीक है। उसके बीच में कभी 9,000 भी होगा, 8,000 भी होगा, कभी 100 भी होगा, 200 भी होगा। तो हम बोलेंगे कितना, तो ऐसे चीज़ों का समाधान क्या है, औसत। ऐसे में हम लोग एवरेज निकाल देंगे। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आता है, एवरेज में दिक्कत ये आता है कि
इस तरह की चीज़ का एवरेज कैसे निकालें, एक ग्राफ का एवरेज कैसे निकल सकता है। ठीक है, ये तो ग्राफ है ना, ये कोई वैसा एवरेज तो है नहीं। अब इसमें तो हर एक मान यहाँ समाहित है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 311 है, तो आप कैसे औसत निकालेंगे 0 से 311 तक का? क्या करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 सबको जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे, क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी औसत निकलेगा। एक ग्राफ का औसत कैसे निकल सकता है? ठीक है, तो उसका तरीका होता है निकालने का। देखिए क्या होता है, ये बताइए, जो ग्राफ है ये 0 से 2π और यहाँ पे होता है पाई, यहाँ तक जाता है कि नहीं? तो इस ग्राफ का औसत हम लोग मैथ के टेक्निक से निकालेंगे, समाकलन यानी इंटीग्रेशन के टेक्निक से निकालेंगे। ठीक है, उसका एक टेक्निक होता है एवरेज निकालने का, लेकिन उस टेक्निक में भी एक दिक्कत है कि अगर हम 0 से 2π तक का एवरेज निकालेंगे ना, तो एवरेज 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज और यहाँ से यहाँ तक का एवरेज, दोनों एवरेज जब आप साथ में निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो, ये दोनों साइकिल है तो एक ही तरह का ना, बस यही ना अंतर है कि एक में प्लस है, एक में माइनस है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस आधे साइकिल का ही औसत निकालते हैं। मतलब एवरेज वैल्यू में हम लोग सिर्फ हाफ साइकिल का औसत निकालते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का औसत निकालते हैं। ठीक है, और औसत निकालने का तरीका मैथमेटिकली औसत कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, तो देखिए उसका निकालने का तरीका होता है। निकालने का तरीका ये होता है कि आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम लोग करते क्या है कि 0 से पाई तक इस ग्राफ का जो ताक्षणिक मान होता है, कहीं एक जगह इसका मान क्या होगा, ये ग्राफ थीटा के रेस्पेक्ट में बना है ना, तो इस ग्राफ का ताक्षणिक मान क्या होगा, तो ताक्षणिक मान होगा v = Vm sin थीटा। थीटा लिखो चाहे ओमेगा टी लिखो, तो इसका यही ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। किसी एक जगह पे यहाँ पे मान क्या होगा, Vm sin थीटा, यहाँ पे क्या होगा, Vm sin थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट करिए, आपको v का मान आ जाएगा, Vm के पदों में आ जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं कि ये ग्राफ 0 से पाई तक जा रहा है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से पाई तक। इस ग्राफ का जो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, तो इक्वेशन है, अच्छा चलो पहले v ही लिखता हूँ, तो v और यहाँ पे, या चलो पूरा ही लिख देता हूँ, तो Vm sin थीटा इसका इक्वेशन है। और यहाँ पे आपको पता ही है, जब इंटीग्रेशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ d थीटा बगल में लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन, इसी इंटीग्रेशन को करेंगे कि मतलब जो इसका ताक्षणिक मान का इक्वेशन है Vm sin थीटा d थीटा, और 0 से पाई तक करेंगे, न कि 2π तक। और एवरेज निकालते समय एक चीज़ का और ध्यान देते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन होगा, जहाँ तक हम 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो अपान में पाई कर देंगे। ये मैथमेटिकली औसत निकालने का ये गणित की विधि होती है, इस तरह से औसत निकाला जाता है। ठीक है, कि जहाँ तक आप औसत निकाल लें ग्राफ का, बटे में वहाँ तक के एंगल का डिवाइड कर दीजिए, या इसको ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिख दीजिए, 1/π से गुणा कर दीजिए, वही बात हुआ। ठीक है, तो v एवरेज कैसे निकलेगा, 1/π इंटीग्रेशन 0 to π Vm sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। मतलब एक कहने के लिए आ जाएगा कि AC कितने वोल्ट की है, ये तो 0 भी है, मैक्सिमम भी है। ठीक है, तो कितना होगा इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल कर लिया जाए, तो देखो ये Vm कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Vm/π, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया -cos थीटा, और यहाँ पे इस लिमिट लगा देंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये Vm/π, और यहाँ पे ब्रैकेट में -cos π, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, cos 0। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Vm/π, और cos 180 का मान होता है -1। ठीक है, तो -1 और पहले से माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, और cos 0 का मान तो 1 होता ही है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पे आया आपका कितना, Vm/2 Vm/π। ठीक है, इसी को कभी कभी Vm/π/2 भी बच्चों को याद करवा दिया जाता है, Vm/π/2। तो यही होता है V एवरेज बराबर, तो V एवरेज = होता है Vm/π/2, यानी किसी AC सप्लाई का जो एवरेज वैल्यू होता है वो Vm/π/2 होता है। अब एक बात और, इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 होता है ना, 3.14, तो ये जब रखेंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.636 Vm, ये आता है। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि जो औसत मान होता है वो मैक्सिमम मान का
63.6%। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखें तो 63.6%, यानी जो एवरेज वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63.6% होता है। यानी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता है तो उसमें 0.636 से गुणा कर देंगे तो औसत वैल्यू आ जाएगा। मतलब मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर में जो एसी आ रहा है उसका मैक्सिमम मान है 311 वोल्ट, तो औसत मान बताओ, तो इसमें आप गुणा कर देंगे 0.636 से। ठीक है, ये 50% थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब 50% मान लो इसका लगभग 150 के आसपास में होगा ना। ठीक है, 155 वोल्ट के आसपास में होगा, तो 155 से भी अधिक, क्योंकि ये 63% है। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ मिला के एवरेज वैल्यू हम लोग इस वैल्यू को कहते हैं। मतलब मान लो इस ग्राफ में ये VM है, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर VM है तो यहाँ पे 0.5 VM होगा बीच में, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 0.636 VM। इसी वैल्यू को कहीं ना कहीं हम लोग, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इसी वैल्यू को हम लोग एक तरह से एवरेज वैल्यू हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो मतलब एवरेज वैल्यू का आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है। तो ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.636 VM, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू VM अपन π/2। तो ये याद रखिएगा, मैंने डेरिवेशन करके भी आपको दिखा दिया। और एवरेज वैल्यू क्या होता है, AC सप्लाई के हाफ साइकिल का जो एवरेज होता है वही एवरेज वैल्यू होता है, और मैथमेटिकली इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल वगैरह मैं MCQ वगैरह कराऊंगा, लेकिन पहले आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। डेरिवेशन तो नहीं कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन आपको ये दो चीज़ें फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ये दोनों, कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। अगला है आपका RMS वैल्यू। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं। RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि यही मान रियलिटी में AC के लिए इस्तेमाल होता है। बोलचाल की भाषा में हम लोग जब भी कहते हैं कि इतने वोल्ट का AC है तो RMS वैल्यू ही होता है। ठीक है, क्योंकि AC का मान तो घटता बढ़ता रहता है, तो कुछ बोलने के लिए होना चाहिए, तो हम लोग इसी वैल्यू का हमेशा यूज करते हैं। मैंने आपसे कोई कहे कि इस तार में 33,000 वोल्ट की AC है, ठीक है, तो आप समझिए कि RMS मान है उसका। या कोई कहे कि इस तार में 440 वोल्ट का AC है, तो उसका RMS मान है। ठीक है, तो ये बात समझिए। तो RMS मान होता क्या है, तो देखिए अब AC सप्लाई का ये ग्राफ है एक साइकिल का। ठीक, तो आपको ये तो पता ही है कि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं पूरे का तो एवरेज 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब वो तो अच्छी बात नहीं है ना कि एक पूरे का एवरेज 0 हो गया तो हम लोग आधे का एवरेज निकाल के काम चला लिए। कोई टेक्निक तो होना चाहिए ना मैथ में, जिससे हम लोग ये कर सकें कि पूरे का एवरेज कितना होगा। तो सच पूछिए, RMS वैल्यू एक तरह से एवरेज ही होता है, लेकिन इस पूरे साइकिल का होता है। ठीक है, इस पूरे साइकिल का एवरेज होता है, न कि हाफ साइकिल का। लेकिन पूरे का एवरेज अगर उस टेक्निक से निकालेंगे जैसा अभी किए थे कि 1/2 पाई लगा देंगे और 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे कि हमारे घरों में 0 वोल्ट का AC आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए एक और एवरेज निकालने की अच्छी टेक्निक है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये मैथमेटिकल टेक्निक है। ठीक है, गणित का एक विधि है एक ग्राफ का एवरेज निकालने का। ठीक है, तो कैसे ये एवरेज निकालता है, तो ये कहता है कि आप एवरेज इस तरह से निकालिए कि जो भी इसका समीकरण है, मान लो इसका इक्वेशन तो आपको पता ही है कि इसका इक्वेशन है V इज इक्वल टू VM साइन थीटा। तो ये टेक्निक ये कहता है कि जो भी इक्वेशन है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग, फिर उसका औसत निकाल दीजिए, और औसत निकाल के वर्गमूल निकाल दीजिए। मतलब पहले उसका स्क्वायर करिए। मान लो एक चीज़ है, मान लो ये V है, तो पहले आप इसका स्क्वायर करिए। ठीक, और फिर उसका औसत निकाल दीजिए, और जब औसत निकल जाए, मतलब मान लो मैं औसत को ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जब औसत निकल जाए तो उसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, पहले शुरुआत में वर्ग किए, बाद में वर्गमूल कर दिए, तो बात वही हुआ, और बीच में औसत हो गया आपका। तो ये एक टेक्निक होता है एवरेज निकालने का। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे VRMS। ठीक है, और जो RMS वैल्यू होता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब VRMS लिखा जाता है, या इसी को हम लोग कैपिटल V लिखते हैं, कैपिटल V। ठीक है, मतलब कहीं भी कैपिटल V अगर लिखना हो तो समझ लीजिए RMS मान है। ठीक है, जैसे DC में हम लोग कैपिटल लिखते थे ना, उस तरह से, क्योंकि यही मान इस्तेमाल होता है। चलिए अभी मैं VRMS ही लिख रहा हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा इक्वेशन है उसका स्क्वायर कर देना है। मतलब हमें VM साइन थीटा का स्क्वायर करना है। तो हमने किसका स्क्वायर कर दिया, VM साइन थीटा का, यानी VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हमें इसका औसत निकालना है, वर्ग करना है, फिर माध्य निकालना है, औसत निकालना है। तो VM साइन स्क्वायर थीटा, और औसत कैसे निकलेगा, तो औसत निकालने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 2 पाई तक। देख लो यहाँ से यहाँ तक करना है, 0 पाई, यहाँ पे 2 पाई, तो 0 से 2 पाई। ठीक है, तो 0 से 2 पाई तक की है, और औसत निकालते हैं जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे d थीटा भी लगा देंगे, और यहाँ पे 1/2 पाई भी लगा देंगे, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं ना। तो जहाँ तक इंटीग्रेशन का लिमिट लगाते हैं 1/2 पाई भी लगाएंगे, और फिर एक वर्गमूल लगा देंगे।
देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा औसत मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वी एम स्क्वायर को बाहर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे, उसको काश टू थीटा के पदों में लिखेंगे। खैर वो सब हो जाएगा। देखो ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करेंगे तो कितना आएगा, करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको देखो वही मैं कर रहा हूँ ना, आपको समय फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना, जो न पूछा जाए उसमें आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको वो थोड़ी है कि आपको एकदम ए टू जेड सब कुछ सीख लेना है। बस ये जानिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समय होता तो मैं हम सॉल्व करके दिखाए थे, एक इंटीग्रेशन ही तो करना है, लेकिन फालतू में समय खर्च करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे जब आप हल करेंगे तो ये वी एम के पदों में आएगा वी एम अपान रूट टू, यही होता है आर एम एस मान। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। जैसे एवरेज वैल्यू आया था वी एम अपान पाई बाई टू, ये आता है वी एम अपान रूट टू। और इसको भी जब आप हल करेंगे रूट टू का यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये वी आर एम एस इज इक्वल टू आएगा 0.707। ठीक है, इसका मान जब भरेंगे यहाँ पे 1.4 होता है 1.414, तो उसको जब भाग देंगे 1/1 अपान 1.414 करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 0.707 वी एम। तो आपको समझ में आया आर एम एस मान कितना होता है, जबकि औसत मान कितना था 0.636 वी एम, यानी ये 70.7% होता है वी एम का। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पे अगर ये ऊंचाई जो है यहाँ 0 है, ये वी एम है, तो यहाँ पे 0.5 वी एम आएगा यहाँ बीच में 50%, और यहाँ पे आएगा 0.636 वी एम एवरेज वैल्यू, और कहीं यहाँ पे आएगा 0.707 वी एम, और इसी को हम लोग कहेंगे आर एम एस वैल्यू। बात समझे ना, मतलब थोड़ा सा मैं दोनों को करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये वैल्यू पहले इसको बनाने दो पहले, और फिर ठीक है, तो देखिए ये जो है ये भी एवरेज है, और ये जो है ये भी आर एम एस है। ठीक है, वी आर एम एस मतलब वी एम का, और ये यहाँ तक ये चीज़ जो है यहाँ तक वी एम है, तो वी एम का 70.7% वी आर एम एस होता है, और 63.6%। ठीक है, ये भी एवरेज होता है, और हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं वी आर एम एस। तो अब देखो इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो किसी एसी सप्लाई का आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, आर एम एस वैल्यू पूछ दिया। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि एक एसी सप्लाई है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है 311 वोल्ट, तो आर एम एस वैल्यू बताओ, तो आप √2 कर दीजिए। ठीक है, या आप इसमें गुणा कर दीजिए पॉइंट, सबसे अच्छा तो गुणा करना, भाग करना से तो गुणा करना होता है, तो 0.707 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 220 वोल्ट के आसपास में। ठीक है, तो ये होता है आपका। या आपको आर एम एस मान दे दे, मान लो आपको दे दे आर एम एस वैल्यू दे दे और मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो आप यहाँ पे देखिए वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा √2 वी आर एम एस, यानी वी आर एम एस इंटू √2। ठीक है, यानी अगर आप वी आर एम एस में √2 का गुणा कर दें, यानी 1.414 का गुणा कर दें, तो वी एम आ जाएगा। इस मान लो कहूँ कि मेरे घर में 220 वोल्ट का एसी आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए √2 का, 220 √2 करेंगे, आंसर आ जाएगा कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ होता है जिस पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, इतना टॉपिक है। अभी कुछ टर्म और बचा है, जैसे फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, 3 टॉपिक और बचे हैं। क्या क्या, एक बचा है आपका फेज, ठीक है, एक होता है फेज डिफरेंस, और एक होता है फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम, तो ये 3 चीज़ें और बची हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। एसी फंडामेंटल का ये 3 चीज़ और बचा है, लेकिन अभी मैं जो कराने जा रहा हूँ वो आपको अब इतना का MCQ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ अच्छी किताबों से जिससे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लीट एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो और कुछ लीट के प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए MCQ आपका देखिए आप इसके बाद, ये क्वेश्चन है लीट का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, शायद 2019 के पेपर का है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द RMS करंट इन ए 50 हर्ट्ज AC सर्किट इज 5 एम्पियर, माने अगर कोई 50 हर्ट का AC सर्किट है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो RMS मान है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इच, मतलब करंट का मान 1/300 सेकेंड के बाद बताइए क्या होगा। लेकिन 1/300 सेकेंड कब, जब करंट का मान 0 हो। जिस क्षण करंट का मान 0, भाई एसी में कभी ना कभी 0 होगा, तो जो जिस क्षण उसका मान 0 हो, उस 0 होने के 1/300 सेकेंड के बाद आप बताइए कि करंट का मान क्या होगा। ठीक है, और RMS वैल्यू उसका दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको थोड़ा सा और सामान्य भाषा में समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैसे ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, कोई सर्किट है जिसमें एसी सप्लाई वोल्टेज दिया गया है। ये मान लो एक सर्किट है और इसमें यहाँ पे एसी सप्लाई दिया गया है। ठीक, अब आपको इस वोल्टेज का मान नहीं दिया है कि इसका आरएमएस मान कितना है। ठीक है, ये आरएमएस मान आपको नहीं दिया, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक, और अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का भी आपको आरएमएस मान दे दिया है। ठीक, यानी आरएमएस मान को कैपिटल आई लिखेंगे और आरएमएस वोल्टेज को कैपिटल भी लिखेंगे। तो ये कैपिटल आई आपको दे दिया है, ताक्षणिक मान नहीं, आरएमएस मान दे दिया है कि ये है 5 एम्पियर। मतलब आपको आई दे दिया है 5 एम्पियर और आपको एफ दे दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक, लेकिन ये 5 एम्पियर तो किसी एक क्षण ही होता है ना, क्योंकि ये तो आरएमएस मान भले ही है, वो तो किसी एक क्षण होगा। ठीक है, इसका मान तो 5 से भी अधिक जाएगा, 5√2 तक जाएगा इसका मान, याद रखिएगा। मैक्सिमम मान करंट का 5√2 तक जाएगा। यानी जो जैसे इक्वेशन होता है ना, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये जो आई एम है ये इसका 5√2 होगा। अभी मैं आपको इसके पहले बताया था कि √2 का गुणा कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं करंट का वेब फॉर्म बनाया, ये भी साइनोसॉइडल ही होगा। ठीक है, ये मान आपका है, इसको कहेंगे आई एम। ठीक है, और आई एम ये नीचे माइनस आई एम, तो ये आई एम हो गया। और अब ये वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू आपको दिया है 5√2। आर एम एस वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आई आर एम एस दिया है। चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आई लिखिए चाहे आई आर एम एस लिखिए। तो ये आपको दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, और आपको आपका जो आई एम है ये हो जाएगा, इसलिए आई एम इज इक्वल टू 5√2। ये आपको समझ में आया ना, इतना एम्पियर। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि जिस क्षण करंट का मान जीरो हो, जैसे आप ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं करंट का मान जीरो हो रहा है कि नहीं, यहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है। चलो यही मान लो कि यहाँ जीरो हो रहा है, तो कह रहा है कि करंट का मान जिस क्षण जीरो है उससे 1/, चलो एक साइकिल और बना देता हूँ। चलो, तो करंट का मान जिस क्षण जीरो है उससे, मान लो यहाँ पे जीरो है, उससे 1/300 सेकेंड। ठीक है, 1/300 सेकेंड के बाद बताइए करंट का मान कितना होगा। आपको ये तो पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय होता है, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो 1/50 सेकेंड होगा। यहाँ से यहाँ तक का समय 1/100 सेकेंड होगा। तो उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का भी समय देखेंगे तो 1/50 सेकेंड होगा। इस पूरे का देखेंगे यहाँ से तो 2/50 सेकेंड होगा इस पूरे का। ये यहाँ से यहाँ 1/50, तो यहाँ से यहाँ 2/50 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल यहाँ से यहाँ का देखें फिर यहाँ से यहाँ का देखें तो ये 1/50 सेकेंड, ये भी 1/50 सेकेंड, दोनों 1/50 मिलके टोटल 2/50 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि जिस क्षण करंट का मान जीरो हुआ हो उस क्षण के बाद 1/300 सेकेंड, मतलब कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 1/300 सेकेंड के बाद बताइए कि करंट का मान क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 1/100 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ तक 1/200 सेकेंड हो जाएगा ये टाइम, तो यहाँ पे ही ना कहीं 1/300 सेकेंड आएगा। तो वो सब छोड़िए, आपको चाहे आप यहाँ से बताइए चाहे आप यहाँ से बताइए, समझ रहे, चाहे यहाँ से आप बता सकते हैं, ये भी यहाँ पे तो जीरो रहता है, तो यहाँ से भी बताएंगे तो 1/300 सेकेंड यहीं पे आएगा। ठीक है, मतलब कुल मेरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस क्षण मान जीरो हुआ हो, तो यहाँ जीरो हुआ है तो उसके 1/300 सेकेंड के बाद मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे नाउ। आपको इक्वेशन पता है कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है ना, कि आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्योंकि जब टी आपको दिया है और कह रहा है कि आई का मान बताइए, एक तरह से तात्क्षणिक मान पूछ रहा है 1/300 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आई इक्वल टू आई एम का मान हो गया 5√2 और ये हो गया साइन, और ओमेगा का मान होता है 2πf और टी का मान है 1/300। ठीक है, और एफ का मान आपको पता ही दिया है यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, साइन, और यहाँ पे इसका मान एफ का मान 50 है तो ये 100 पाई हो गया और अपान 300। ठीक है, ये ठीक है, तो ये π/3 हो गया, तो आई इज इक्वल टू 5√2 और साइन π/3। ठीक है, और π/3 कितना होता है 180/3। ठीक है, तो ये 60 डिग्री 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो 5√2 और साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है इधर कर दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू 5√2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2।
ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका i इज इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट में हो जाएगा 5 रूट या एक काम करिए ऑप्शन में, हाँ एक काम करिए, इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर हम √2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, मतलब √2 से ऊपर नीचे यहाँ पे देखिए करके बता दे रहा हूँ। तो √2/√2 करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 × 2 हो गया और इंटू √3 और अपान ये अपान 2√2 हो जाएगा यहाँ पे 2√2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे दिस इम्प्लाई इधर कर दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाई i इज इक्वल टू, फाइनली आपका आएगा 2 से 2 कट जाएगा 5 × √3/√2। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू आपका आ गया, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है 5 एक ही बार में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 5 √3/2। तो ये आपका इतना एम्पियर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो आप पढ़े हुए हैं तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। आंसर आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 5 √3/2 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, यहाँ पे आपका ये आंसर आया है, ठीक है। i इज इक्वल टू 5 √3/2 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आपको अब देखो ये लीड का ही क्वेश्चन था, अब कोई बच्चा ढंग से ना पढ़ा रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, ये इतना श्योर है। बल्कि अब ये क्वेश्चन तो खैर इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का भी बच्चा अगर ढंग से नहीं पढ़ा रहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, देखो लीड में तो यही होता है कि कॉमन पेपर आता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो जनरल होती हैं, सभी ब्रांच के बच्चे जिसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। कुछ MCQ आपको देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे एक MCQ यहाँ पे देखिए लिखा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 20 sin 157t, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लिखा है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका समीकरण आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 20 sin 157t और कह रहा है उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, ठीक है। तो V इज इक्वल टू दिया है 20 sin 157t, ठीक। तो कह रहा है इसका फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, तो नहीं निकल जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, चूंकि इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है Vm sin ω_t। अगर आप इससे कंपेयर करें तो ओमेगा की जगह पे क्या आ गया, 157 आ गया कि नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया, कंपेयर करिए दोनों को, तो Vm की जगह 20 आ गया और ओमेगा की जगह पे 157, तो ओमेगा इज इक्वल टू 157 और ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2πf, तो 2πf इज इक्वल टू 157, तो f इज इक्वल टू 157.25, तो 157/25, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, 50, 25, 100 और 75। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 2 से पहले इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 70, 2 से 14 और 2 से 16, 78.5, तो 78.5 अपॉन यहाँ पे आ रहा है पाई, ठीक है। तो ये आ रहा है, अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 78.5 अपॉन 3.14, तो लगभग आपको 3 से ही भाग देना है, इसको आप 3.1 ही रखिए, ठीक है। देखो जब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो अप्रॉक्सीमेट आंसर भी लाएंगे तो चल जाएगा। देखो यहाँ पे 50 है, 25 है, 100 है, 75 है, तो आसपास में कोई भी आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 78.5/3.1, तो ये हो गया 785/31। अब इसी को हमको लगभग में हल करना है और आंसर निकालना है, मतलब 785 में 31 से डिवाइड करना है, लगभग में देख लेना है कि कौन सा जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे अगर 30 होता तो ये भाग कितनी बार में जाता, अंदाजा करिए, ठीक है। तो 30 दूना 60, यानी लगभग देखो मतलब 20 बार से थोड़ा अधिक में जाता, यानी लमसम मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 25 हर्ट है, ठीक है। आप थोड़ा सा करके भी देख सकते हैं, ठीक है, करके देखिए। तो देखो लगभग यहाँ पे 2 बार में जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हुआ, और यहाँ पे 6 बचा और ये 1 बचा, ये 5, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 5 15, देखिए 25 बार में लगभग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 15, देखिए, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। अब 10 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, अब इसके बाद कुछ और आएगा, 25 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन ये देखिए 25 हर्ट इसका आंसर होगा। देखिए तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगभग
लगभग यही आया, तो 25 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ना किस तरह सॉल्व हो गया, कंपेयर किए, ओमेगा निकल गया, 2 पाई एफ बराबर उतना किए तो एफ इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग करेंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू 10 sin 314t। ठीक है, तो मतलब I इज इक्वल टू 10 sin 314t। द टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल्स ऑफ करंट, मतलब कह रहा है कि एक एसी का समीकरण आपको दे दिया है, एसी करंट का। ठीक है, I इज इक्वल टू 10 sin 314t, और कह रहा है कि वह समय बताइए जिसमें 2 साइकिल 2 साइकिल्स ऑफ करंट, जिसमें करंट के 2 साइकिल जनरेट होंगे। कितने समय में करंट के 2 साइकिल जनरेट होंगे, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि जैसे ये एक करंट है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि कितने समय में करंट का 2 साइकिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका समय आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। बस इतना हिंट दे रहा हूँ कि जब आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो एफ का मान आपका निकल आएगा। ठीक है, एफ का मान निकल आएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का 1/फ्रीक्वेंसी करने पर टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड आप जान ही रहे हैं, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। तो जब आवर्तकाल आ जाएगा एफ निकल जाएगा, और आपको टी निकालना है तो 1/f कर दीजिएगा, और आवर्तकाल निकल गया तो इसी का दुगुना, ये आवर्तकाल में 1 साइकिल उत्पन्न होता है तो इसी का दुगुना कर देंगे तो 2 साइकिल का समय आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो बस ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए और खुद से इसको करिएगा। ठीक है, आप कर लेंगे इसको, कोई बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 100 sin 314t वोल्ट, मैंने वोल्टेज का एक इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लीट एग्जाम में। ठीक है, कि एक AC का इक्वेशन आपको दे दिया है, V इज इक्वल टू 100 sin 314t, और कह रहा है कि बताइए कि इस AC का एवरेज वैल्यू कितना होगा। तो ये बताओ, अगर आप कंपेयर करें V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी से, तो आप तुरंत बता सकते हैं ना कि ये वैल्यू जो है ये VM है। तो ये बताओ, अगर VM निकल गया, मैक्सिमम वैल्यू निकल गया 100 वोल्ट, ठीक, तो एवरेज वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पता ही है 0.636 VM होता है। ठीक है, तो VM 100 है, 100 में इसका गुणा कर दो तो 63.6 वोल्ट, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 63.6 को यहाँ अगर आप निकटतम मान निकालेंगे तो 63.7 वोल्ट लिख सकते हैं। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया 63.7 वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM इस एवरेज वैल्यू। देखो सीधे फार्मूला है, आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है IM, तो कह रहा है एवरेज वैल्यू बताइए। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू में क्या करते हैं तो IM/π/2, आपको बताया था IM/π/2 या VM/π/2। अगर V एवरेज निकालेंगे तो VM/π/2, आई एवरेज निकालेंगे तो IM/π/2, या 2, ये 2 ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2IM/π। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे पहला दिया है IM/π, IM/2π, 2IM/π, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 200 sin 314t, इस RMS वैल्यू विल बी। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं ना पूछा है, हाँ, तो इसमें RMS वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखो जब 200 है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ना कि ये 200 जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा भाई। V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 200 हो गया। ठीक है, और RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना है। मैक्सिमम वैल्यू पता है, RMS पूछ दे। अच्छा इसी में अगर फ्रीक्वेंसी पूछ देता तो ओमेगा इज इक्वल टू होता 314। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता 314, और ओमेगा के जगह पे आप लिखते 2π। ठीक है, तो ओमेगा की जब लिखते 2πf इज इक्वल टू 314, तो f इज इक्वल टू 314/2π। ठीक है, और आपको पता ही है कि यहाँ पे जानबूझ के 314 दे रहा है ताकि 2 गुणे आप पाई के जगह पे 3 तो हमने 1 4 रखें तो ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा ये, ऊपर नीचे अगर आप 100 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 314 के आगे 00 हो जाएगा, या और ये 2 गुणे 314 हो जाएगा, तो मतलब ये टोटल 100 बार में कट जाएगा। तो देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, मतलब आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 314t लिखा रहेगा ना तो मतलब समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इसीलिए कई जगह एक क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं ऐसे ही समझा रहा था। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कई क्वेश्चन में ये यहाँ पे 314t दे दिया
दिया है, वो इसलिए दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, तो यहाँ पे 314T लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो जब एफ 50 रहेगा तो जब 2π करेंगे, 2πf करेंगे तो 314 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिया है, v=200 sin 314T, और RMS वैल्यू कह रहा है, तो Vm हो गया 200 और RMS वैल्यू आपको पता ही है। अगर Vm दिया हो तो RMS कैसे निकलता है आपको पता ही है। अब आप गुणा कर लीजिएगा, किससे गुणा करते हैं आपको पता है ठीक है, किससे करते हैं। अगर Vm दिया हो तो RMS वैल्यू निकालने के लिए 0.707 Vm होता है, ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको। और अगर RMS वैल्यू दिया हो और तब Vm निकालना हो, तो अगर RMS दिया हो, ठीक है, और Vm निकालना हो तो RMS में √2 से गुणा करते हैं। भाई Vm जो होता है इससे बड़ा होगा, तो इसमें √2 से गुणा करेंगे VRMS में, तो Vm निकलेगा। लेकिन आपको कभी VRMS दे दिया हो, अरे आपको Vm दे दिया हो, अब VRMS पूछे तो Vm में गुणा करेंगे किससे, और VRMS पूछे तो आप गुणा करेंगे इसमें 0.707 से, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखिएगा। स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको नई नई बातें सीखने को मिली होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग इस एसी फंडामेंटल को कंप्लीट करेंगे, और उसमें हम लोग फेज डिफरेंस, फेज डायग्राम और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, पीक फैक्टर, ये सब क्या होते हैं, मतलब लगभग 5 हेडिंग मान के चलिए बचा है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता के एसी फंडामेंटल कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।